आज की क्लास में सीटेट 2026 में होने वाली इस परीक्षा के लिए, जो कि अभी पोस्टपोन्ड हो चुकी है, आगे फिर से इसकी डेट आएगी। ये परीक्षा कब होगी, लेकिन जल्दी ही इसकी आगे की डेट आएगी। तो इसके लिए आज महत्वपूर्ण हिंदी से 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपके व्याकरण से होंगे और 50 प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी से होंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसमें यदि 100 प्रश्नों में आपने यदि 80 प्लस प्रश्न हल कर लिए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की छोटी इकाई, देखिए, यदि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को यदि हम समझें तो लिखित इकाई सबसे छोटी होती है शब्द। और यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है वो वर्ण होती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। सज्जन का सही संधि विच्छेद सत धन जन होगा। और ये जो संधि होगी वो व्यंजन संधि का ये उदाहरण होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है सज्जन। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, देखिए, कुछ शब्द होते हैं जैसे यथा प्रकार के शब्द हुए, आ जाता है, जैसे कोई शब्द आ गया। इसके अलावा भर आ जाए, इस प्रकार के यदि कोई शब्द आ जाए, यानी कि कोई शब्द प्रथम शब्द अव्यय आ जाए। क्या आ जाए? अव्यय आ जाए। अव्यय शब्द प्रथम यदि हो जाता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। जबकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह जब आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम शब्द संख्यावाची होता है। ये संख्यावाची होता है प्रथम शब्द। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है वो होता है, प्रथम पद संख्यावाची में होता है विशेषण शब्द, यानी कि विशेषण होता है प्रथम पद, तो वो होता है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि अमृत का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, बसन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कपड़ा। बसन का पर्यायवाची होता है कपड़ा। पावक का पर्यायवाची शब्द होता है आग। और निकेतन का पर्यायवाची शब्द होता है घर। जबकि पीयूष के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमृत, सुधा और सोम। ये होते हैं अमृत के। तो अमृत के पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री। कब, ये वा और या में ये मात्रा लगती है तब बन जाता है कवित्री। और इस कवयित्री का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो होता है कवि। कवि का ये स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। और शुद्ध वर्तनी कवयित्री इस प्रकार से लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। वी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ाना, इसका मतलब है कि अत्यधिक प्रशंसा कर देना, मतलब झूठी तारीफों में अत्यधिक प्रशंसा करके आसमान पर चढ़ा देना, ये इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवाह कहलाता है। इनमें अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं। तो इसमें जो ए है, यानी कि अंग और
आहा। इस अंग को बोला जाता है अनुस्वार, इसका नाम होता है अनुस्वार। ये अयोगवाह कहलाते हैं। और आहा का जो नाम होता है ये होता है विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महोदय में कौन सी संधि है। यदि हम महोदय का संधि विच्छेद करें तो ये होगा महाधन महाधन उदय, ये होगा महोदय का संधि विच्छेद। और इसमें यदि देखें तो महा का ये बड़ा आ और ये उदय का छोटा उ, ये दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं और ये नियम लगता है गुण स्वर संधि में, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गजानन में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। गजानन, अब गजानन में कौन सा समास होगा, तो देखो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान प्रधान होते हैं, दोनों को महत्व समान होता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास का क्या उदाहरण होता है, बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, यथा, आ, भर, ये इस प्रकार के शब्द इसके अंदर आते हैं। अब गजानन का अर्थ क्या होता है, तो गजानन का जो अर्थ होता है वो होता है गज का आनन है जिसका, गज माना होता है हाथी, गज का आनन मतलब होता है सिर, सिर है जिसका, अब किसका है, अर्थात गणेश जी का है। जब ये तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्थावर का मीनिंग क्या होता है, स्थावर का अर्थ क्या होता है। तो स्थावर का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर रहना, स्थिर रहना होता है इसका अर्थ। अब इसका स्थिर रहना का मतलब है कि चलायमान हो, जो चलता फिरता हो, तो चलता फिरता होता है उसको हम बोलते हैं जंगम, डी इसका राइट आंसर है। इसका अर्थ होता है चलता फिरता या चलने वाला या चलता फिरता इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहता है। तो वीरता पूर्ण जो भी वर्णन होता है वो वीर रस होता है, और इसका स्थायी भाव जो होता है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, वीर का उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास, जो हंसी आदि का जो भाव होता है वहाँ पे हास्य रस होता है। श्रृंगाराज होता है, श्रृंगार रस जो होता है वो रसराज होता है, और इसका स्थायी भाव होता है रति, यही इसका सही आंसर है। श्रृंगार रस को रसराज बोलते हैं। ये श्रृंगार यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसमें श्रृंगार हमेशा ऐसी लिखी जाती है, ये श्रृंगार। इस प्रकार के शब्द कुछ थोड़े ही बहुत हिंदी में होते हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में आते हैं, इनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें दोनों रस चढ़ गए हैं, ये गलत है। ये श्रृंगार सही श्रृंगार लिखा हुआ है। और शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कि ऊंचा आदमी थोड़ा गुण होने पर भी बहुत इतराता है, बहुत घमंड दिखाता है। जो छोटी प्रकृति का आदमी होता है, जो स्वभाव में छोटा होता है, उसकी सोच गंदी होती है, छोटी होती है,
वो अगर थोड़ा सा भी उसको ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो बहुत ज़्यादा घमंड करता है, बहुत ज़्यादा इतराता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि गगरी यदि फुल ऊपर तक भरी होगी तो उसको सिर पर रख लोगे तो वो छलकेगी नहीं, और यदि वो खाली रह जाएगी तो जब भी आप गगरी सिर पर रख के रखेंगे, खाली थोड़ी रहेगी, तो जब भी चलेंगे तो वो छलकेगा, पानी उसमें बाहर उछल उछल के निकलेगा। अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए, अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। आग अग्नि का तद्भव रूप होता है, जबकि पावक, अनल और दहन ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं। ये तीनों आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो देखो, यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि दो शब्द आते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। दोनों शब्दों के क्या होते हैं? अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे हम ता वर्ण की इसमें आवृत्ति बार बार हो रही है। कितने बार ता आया? तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, 5 बार ता एकदम से हर शब्द के अंत प्रारंभ में ता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द के साथ अन्य अर्थ भी लगे होते हैं। अर्थ श्लेष माना होता है चिपकना, तो इसके साथ अन्य अर्थ भी चिपके होते हैं, इसलिए इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार की क्या पहचान है? उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय, इन दोनों की तुलना की जाती है उपमेय और उपमान में। अब उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है कि जैसे मान लो किसी की तुलना की जा रही है, तो एक की तो तुलना जिसकी की जा रही है वो तो हो जाएगा उपमान, और जिसके साथ तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमेय। तो जहां पर तुलना की जाए एक दूसरे के करीब माना जाए, समानता दिखाई जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? निर्वासित शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय होता है ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। ये कहाँ जुड़ता है? ये अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो जो निर्वासित है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? तो इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अब उपसर्ग कहाँ होता है? उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। यहाँ पर प्रतिकूल, इसको यदि हम अलग अलग करें तो प्रतिधन कूल हो जाएगा। जब प्रतिकूल हो जाएगा तो ये जो बचता है ये उपसर्ग होता है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखें, पानी पी लिया, तो ये पुल्लिंग शब्द है, पानी पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद है हाथी चला गया, पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, हाथी चला गया। नदी बह रही है, तो नदी बह रही है मतलब स्त्रीलिंग है। दही खट्टा है मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, वाक्य में कौन सा कारक है? जब भी कोई चीज पुकारने वाली बात आती है, पुकारने से संबंधित, बुलाने से संबंधित कोई भी बात आती है, वहां पर संबोधन कारक होता है।
हे, हो, अरे, ओ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अपादान में क्या होता है? अलगाव की स्थिति होती है, इसमें अलगाव होता है, कोई चीज किसी से अलग होने के अर्थ में अलग होती है कोई चीज, तो वो होता है अपादान कारक। कर्म कारक कौन सा है? इसमें का चिन्ह होता है को। तो कर्ता ने कर्म को यानी कि राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये कर्म कारक है। करण कारक साधन को बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो करण कारक होता है जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो चा और छा, इनको ध्यान से देखें तो ये होती हैं तालव्य ध्वनियां। इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। टा और ठा, ये होती हैं मूर्धन्य ध्वनियां। मूर्धन्य किन होते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। का और खा, ये होती हैं कंठ ध्वनियां ये होती हैं। कंठ क्यों होती हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और पा और फा, ये होती हैं ओष्ठ ध्वनियां। तो अब इनको ओष्ठ ध्वनियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी कि ओंठ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा। कंठ कौन सा है? कंठ है सी। का और खा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, तो जगत धन नाथ, ये है जगन्नाथ, यानी कि जगत धन नाथ। तो यहाँ पर जो स्वर जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि का ये उदाहरण है जगत धन नाथ। अगला प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देश का अंतर, तो इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसमें है तत्पुरुष समास। और द्विगु समास का प्रथम शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। ये द्विगु समास होता है। जो संख्यावाची होता है प्रथम शब्द, वो होता है संख्यावाची, यानी कि द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक जाने तो बहुव्रीहि समास का तीसरा अर्थ देता है, तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि वो स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं देता, वो अपना अर्थ त्याग करके तीसरी अर्थ की ओर ले जाता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। वो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान कैसे होंगे? दोनों पद प्रधान कौन कौन से होंगे? जैसे मान लो हमने कह दिया माता पिता, ये देखिए जितना महत्व माता का है उतना ही पिता का है। इसमें और का लोप हो जाता है, और शब्द जो होता है उसका लोप हो जाता है। यदि विग्रह करेंगे तो माता और पिता, दिन और रात, भाई और बहन, खाना और पीना, मतलब दोनों जो शब्द होते हैं दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों ही समान अर्थ रखते हैं, मतलब समान ताकत रखते हैं। इसीलिए ये पहले होता था। इसका नाम द्वंद्व क्यों पड़ा? क्योंकि द्वंद्व युद्ध चलता था। एक द्वंद्व युद्ध सुना होगा, कुश्ती में चलता था द्वंद्व युद्ध। तो द्वंद्व का मतलब होता है कि दो पहलवान लड़ते थे। जब दो पहलवान लड़ेंगे तो एक जैसे ही ताकतवर होंगे, तभी भी उनका आमना सामना होगा, तभी वो द्वंद्व युद्ध करेंगे। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पहलवान एक साथ होते हैं, दोनों का समान बराबर अधिकार होता है, इसलिए इसको द्वंद्व समास बोलते हैं। इसका राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? अब आलोक का तो पता होना चाहिए कि आलोक का मतलब क्या होता है। तो आलोक का मतलब होता है, यानी कि अर्थ होता है प्रकाश। अब प्रकाश का उल्टा क्या होता है? प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि वानर का तद्भव रूप क्या होता है? वानर होता है ये तत्सम। अब इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है बंदर तद्भव शुभ होता है, और वानर तद्भव तत्सम शब्द होता है। तत्सम और तद्भव को यदि हम समझ लें थोड़ा सा,
1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के बेस शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत के ये मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि तद्भव, तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के बाद, ये परिवर्तन के बाद, बदलने के बाद, थोड़े इनमें परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं ये और फिर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि वानर, वानर को ही ले लो। वानर ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत में वानर ही बोला जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा विकृत रूप कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, तो वानर का ये बंदर हो गया। ऐसे ही अग्नि, अग्नि ले लो। अग्नि संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, संस्कृत का ये मूल शब्द है। यदि इसका थोड़ा सा बदलाव कर दें तो अग्नि का मतलब आग हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी, तो उज्ज्वल, यह सब उज्ज्वल पूछा जा रहा है इसमें। तो उज्ज्वल में हमेशा ध्यान रखो, ये बहुत परीक्षा में आता है ये प्रश्न। तो उज्ज्वल, देखिए कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो शुद्ध वर्तनी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 150 शब्द ही होंगे। यदि इनको आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो ये समस्या कभी नहीं रहेगी। उज्ज्वल को ध्यान से समझ लो, इसमें दोनों जा आधे बनते हैं, दोनों जा आधे बनते हैं, ये आधे बनते हैं, बस यही इसकी पहचान है। तो उज्ज्वल में दोनों शब्द, जैसे कि आशीर्वाद बहुत आता है, आशीर, अब ये वाला रा नहीं चढ़ता, ये जो फटाक से चढ़ा देते हैं ये रा, ये नहीं चढ़ता है इसमें आशीर्वाद में। आशीर और वाद, यहाँ पर रा चढ़ता है, ये आशीर्वाद शुद्ध होती है। ऐसी अक्षर आता है श्रृंगार, श्रृंगार भी आता, बहुत से लोग श्रृंगार ऐसा लिख देते हैं, ये श्रृंगार तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये श्रृंगार गलत है, ये श्रृंगार सही नहीं है, ये श्रृंगार ऐसा सही होता है। ये एक ही इसमें ये री चढ़ता है, ये श्रृंगार राइट आंसर है। तो इसका उत्तर है सी, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द है, जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे कांच है, कांच के अगर इस तरफ हम देखें, अगर उस पर कोई परत न चढ़ाई जाए तो हम आर पार देख सकते हैं। और जिसके आर पार देखा जा सकता है वो होता है पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान कतरना, तो कान कतरने का मतलब होता है बहुत चालाक होना, ये इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि सा, सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म क्यों कहा जाता है इनको? ऊष्म, देखो ऊष्म माने होता है गर्मी, ऊष्म को गर्मी बोलते हैं, यानी कि गर्माहट। तो जब भी इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब भी इनको मुख से बाहर निकालते हैं तो ये घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा करती हुई वायु इनके साथ बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म संघर्षी, संघर्षी मतलब घर्षण करते हुए निकलना, इसलिए इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सा, सा, सा और हा। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है अनुधन एषण, ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। और अनुधन एषण ये यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि है इसमें। यण संधि का नियम होता है कि अनु यानी कि इसका छोटा ओ प्लस ए, ये दोनों मिलकर के बे बनाते हैं, ये नियम यण संधि में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न तो यह है कि चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन, यदि हम कहें कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, तो चौराहा में द्विगु समास होगा। और द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि चार रास्तों का समाहार, चार रास्तों का समाहार इसका विग्रह होगा, चार रास्तों का समाहार चौराहा। और इसमें द्विगु समास है, लेकिन चतुरानन इसमें भी प्रथम पद
संख्यावाची है, क्योंकि 4 सिर हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। 4 सिर किसके हैं? 4 सिर हैं ब्रह्मा के। तो ये किसी अन्य अर्थ की ओर ले जा रहा है। तीसरा पद इसमें प्रधान है। ये दोनों चतुरानन, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। यहाँ पे तीसरा पद यहाँ पे प्रधान है। जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शार्दूल। ये इसका राइट आंसर है। मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर, और शेर के अन्य और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सिंह, सिंह भी शेर का ही पर्यायवाची होता है। केसरी, केसरी भी सिंह का ही पर्यायवाची होता है। केसरी में ये जो सा बना हुआ है ये सा नहीं बनता है, केसरी में ये सा नहीं बनता, केसरी में ये वाला सा बनता है, ये केसरी शुद्ध है। तो शेर, सिंह, केसरी, शार्दूल, मृगेंद्र ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। आही कौन होता है? आही, हिरण और कुरंग ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हिरण के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? उर्वर माना अर्थ क्या होता है उर्वर का? उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, उपजाऊ। इसका जो उर्वर का अर्थ होता है वो होता है उपजाऊ। और उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होता है? बंजर। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होता है? बंजर होता है। तो जो उपजाऊ का बंजर है और उर्वर का उपजाऊ होता है, तो उर्वर का ऊसर हो जाएगा। ऊसर माने भी बंजर होता है। तो इसका उर्वर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऊसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो इस खेत का तत्सम तो क्षेत्र होता है, ये इसका तत्सम क्षेत्र होता है। उद्गम, उद्गम जो शब्द है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। अब उद्गम का कोई भी तद्भव शब्द नहीं होता, ये हमेशा तत्सम शब्द में ही प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्द नहीं होता। ये नोट कर लो, तद्भव शब्द नहीं होता उद्गम का। उद्गम का तद्भव शब्द नहीं होता है। और खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई, चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के अंतर्गत आता है, सममात्रिक छंद होता है चौपाई। और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं साथियों? 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के हर चरण में। अगला प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख, यहाँ पर लेख जो है वो मूल शब्द है और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो अक प्रत्यय है ऑप्शन डी में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए? तो देखिए, अनुज माने होता है, अनुज का पहले अर्थ जान लो। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। इसका मतलब होता है छोटा भाई, अनुज जो बाद में जन्मा हो। और इसमें यदि हम आ प्रत्यय लगा दें, क्या कर दें? अनुजा कर दें, अनुजा, तो ये हो जाएगी छोटी बहन। ये छोटी बहन हो जाएगी। तो आ प्रत्यय इसमें लगाने से ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में जो से है वो किस कारक का चिन्ह है?
अब से दो जगह होता है। एक तो होता है करण में, से के द्वारा, करण का चिन्ह होता है से के द्वारा, ये होता है। कर्ण में भी से होता है, लेकिन यहाँ पर ये से कर्ण का नहीं है। क्यों? क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पर पत्ते अलग हो रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं? पत्ते यहाँ पर अलग हो रहे हैं। जब कोई चीज किसी से अलग होती है, पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जब कोई चीज अलग होती है किसी से, तो वहां पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ण का उच्चारण स्थान होता है सी। सी मतलब कंठ। कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है। अब यदि कंठ वर्ण के और से और अक्षर देखें तो कौन कौन से होते हैं? देखो, आ होता है कंठ से, बड़ा आ होता है कंठ से उच्चारण स्थान होता है। और का वर्ग के जितने भी होते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा, ये जितने भी ये दे गए हैं, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। और इसमें एक हा आता है और विसर्ग आता है, मतलब आहा। ये जितने भी वर्ण हैं, ये सभी वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। मूर्धा से कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं रे ऋषि वाला, और टा वर्ग होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और रा होता है, और ये वाला सा होता है। ये सभी मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य में तालु से कौन कौन से होते हैं? ई और ये वाली ई, दोनों ई, और ये सीटी वाला सा, या, ये सभी वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और चा वर्ग, पूरा चा वर्ग आता है इसमें। चा वर्ग के पांचों अक्षर वो और ये सब मिलाकर के तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ में कौन आते हैं? ओष्ठ में आते हैं पा वर्ग के। पा वर्ग के ये आते हैं, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ये सभी पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निह धन चल। और ये जब किसी भी विसर्ग के बाद, क्या लिखेंगे यहाँ पे? विसर्ग के बाद यदि कोई भी चा आ जाए या छा आ जाए, ये दोनों आ जाए विसर्ग के बाद, तो उसका सा बन जाता है। जैसे नी है, विसर्ग के बाद चा दिया हुआ है, और यहाँ पर दोनों विसर्ग दिए हुए हैं, इनके बाद चा आ गया, तो ये सा में बदल गया, निश्चल हो गया। अगला प्रश्न है, और निश्चल विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो गौ के लिए शाला, जब के लिए आ गया, के लिए, अब के लिए ये क्या है? ये है कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह और कारक चिन्ह कौन से उसमें आते हैं? तो कारक चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास में, तो ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में एक विशेषण पद होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? इसमें संख्यावाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है कि किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखें ध्यान से, यदि किरण को गौर से देखें तो किरण में जो रश्मि है वो भी किरण का पर्यायवाची होता है। और इसके बाद जो मयूख होता है, मयूख भी, अंशु भी और मयूख भी, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, प्रकाश उजाला का पर्यायवाची शब्द होता है, जिसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अब मूक माना होता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को या गूंगे व्यक्ति को
मूक कहते हैं, या फिर जो गूंगा व्यक्ति होता है उसको मूक बोलते हैं। तो मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला, और अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, उसको हम वाचाल बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी है आशीर्वाद, बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो जानने का इच्छुक होता है उसको जिज्ञासु कहा जाता है। अगला है कि आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब है कि धोखा दे देना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। स्वागत में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं सुधन आगत, इसका संधि विच्छेद होता है सुधन आगत, और सुधन आगत में जो संधि है वो है यण संधि, बी इसका राइट आंसर है। यण संधि का नियम होता है कि उ का वा हो जाता है, यानी कि उ और आ दोनों मिल जाएं, ये उ और इसमें ये वाला आ, ये इसका उ, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। अगला है कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास क्यों है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, इसका यदि विग्रह करें तो नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका है, वो है शिव जी का, यानी कि शंकर जी का, शिव जी। तो ये तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिनकर। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, सूरज, भानु, ये सभी सूरज के पर्यायवाची होते हैं। जबकि सुधाकर, राकेश, शशांक ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम क्या है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो सृष्टि का जो अर्थ होता है, सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, और इसका यदि उल्टा देखा जाए तो क्या होता है, विनाश करना, विनाश हो जाना। तो विनाश का मतलब क्या होता है कि विनाश का मतलब होता है प्रलय हो जाना। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रलय। अगला है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषा की कक्षा में या विद्यालय की जो बच्चों की कक्षा है उसमें जाने से पहले हम शिक्षकों को सभी को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आज की शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। फिर क्या है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है आज की शिक्षा। तो बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चा मुख्य है, शिक्षक मुख्य नहीं है। तो हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना है, एक तो सकारात्मक बिंदु, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक बिंदु। इन दोनों बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना है। आप सीटेट की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट में क्या होता है, सकारात्मक पर हमें विचार करना है, नकारात्मक को नेग्लेक्ट कर देना है, इसको नकार देना है। अब यहां पर देखते हैं हम कि नकारात्मक कौन कौन से इसमें वाक्य हैं। भाषा अर्जन का एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है,
और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन में मातृभाषा का कोई महत्व नहीं होता है। भाषा अधिगम के लिए नियम सिखाए जाते हैं। देखिए इसमें नकारात्मक वाक्य कौन सी है? ये तो है सकारात्मक, ये भी है सकारात्मक और ये भी है सकारात्मक। नकारात्मक है भाषा अर्जन में मातृभाषा का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि आज की शिक्षा यानी कि NEP 2020 ये कहता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन है वो उसमें मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये तीसरा कथन इसमें सत्य नहीं है, ये गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा क्षमता का आकलन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो देखें ध्यान से, व्याकरण के ज्ञान की परख करना ये नहीं हो सकता। व्याकरण की ज्ञान की परख करना, हमें इससे बच्चे को ये नहीं ज़्यादा ध्यान देना है आकलन में, ये परख नहीं करने कि इसने व्याकरण के अनुसार काम किया, कि व्याकरण के नियमों का पालन किया कि नहीं किया। नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक देना ये भी आकलन का जो स्तर है वो नहीं होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साहित्यिक विधाओं की पहचान करना ये भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। वो ये देखना होता है कि जो वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे में सृजनात्मक क्षमता कितनी है, बच्चा कितना चिंतन कर पा रहा है, कितना सोच पा रहा है, इस स्तर की जांच करना होता है। इसमें इसका वी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो देखें, जन्मजात क्षमता के कारण सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, व्यवहार के नियमों को रटकर सीखते हैं, केवल विद्यालय से। तो वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चों में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, जो सीखने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, वो प्रवृत्ति सीखने की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। समाज में रह करके बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि एक बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? बहुभाषिक, पहले तो बहुभाषिक इन शब्दों का यदि अर्थ आप जान लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो बहुभाषिक का मतलब होता है जहां पर जिस कक्षा में बहुत सी भाषाओं के बहुत सी भाषा वाले बच्चे पढ़ रहे हों, मतलब एक ही कक्षा में अनेक भाषा भाषी बच्चे पढ़ रहे हों। कोई तमिलनाडु का बच्चा है, कोई कर्नाटक का बच्चा है, कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, कोई कश्मीर का बच्चा है, तो उस कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को आप क्या करेंगे? क्या अनदेखा कर देंगे? नहीं, उनकी मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना है, पूरी तरह से वर्जित कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर देंगे। सम्मान देंगे? हाँ बिल्कुल सम्मान देंगे, उसकी मातृभाषा को ही सम्मान देंगे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में NEP 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेसिक के बच्चों को हमें मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य कराना है, उनकी मातृभाषा में, शिक्षक की मातृभाषा में नहीं। मैंने कहा ना कि बच्चा केंद्रित है, इनकी छात्र केंद्रित शिक्षा है। अब तो बच्चे की जो मातृभाषा है, छात्र की जो मातृभाषा है, उसी में हमें उसको शिक्षण कार्य कराना है। और शिक्षक द्वारा हतोत्साहित किया जाना ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करना है, उसको प्रोत्साहित करते रहना है। अगला है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें जो भाषा का कौशल है उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखें, सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सभी भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बाकी ये तीनों गलत हैं।
अगला प्रश्न है कि पठन पाठन के अंत में दिए गए अभ्यास और गतिविधियां कैसी होनी चाहिए। जब पठन पाठन हो जाए, पढ़ाना और पढ़वाना हो जाए, तो उसके बाद अभ्यास करने के लिए बच्चे को किस प्रकार की गतिविधियां देनी चाहिए, किस प्रकार की गतिविधियां करवानी चाहिए। तो वही है सकारात्मक और नकारात्मक। 2 पॉइंटों को ध्यान रखना है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देना, यही सबसे बड़ा बिंदु होता है। कक्षा में हमेशा बच्चों को ही करके सीखने देना चाहिए। शिक्षक अपनी जबरदस्ती कोई बात बच्चों पर ना सौंपे। बच्चा जैसा कर रहा है उसको उसी में बताना चाहिए, उसी में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो प्यार से उसको समझा देना चाहिए कि अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। मान लो कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो गलत कर रहा है, आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, तो उसके पास जाकर उसको डांटना बिल्कुल नहीं है, डांटना नहीं है, उसको झड़काना नहीं है, तुम तो ऐसा हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन शब्दों का प्रयोग क्लास में बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जबकि जब वो गलत कर रहा है तो उसको उसी गलत दिशा को सही दिशा में हमको ले जाना है। ये क्वालिटी एक टीचर में होना चाहिए और उस समय उससे ये कहना चाहिए, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से कर दें तो, यदि हम इसको इस तरीके से करें तो कि ये सही हो सकता है। तो बच्चा कहेगा अरे सर जी ये तो बहुत अच्छा, ऐसा करेंगे तो और भी सही हो जाएगा। तो हमें उस गलत से ही सही करवाना है उस बच्चे से। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य होता है। देखिए आज की जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन है, NEP 2020 है, ये इनको बहुत महत्व देती है, क्योंकि बच्चे को सीधी सपाट दीवारें बुरी लगती हैं। यदि उन दीवारों पर बढ़िया से रंग बिरंगे पोस्टर लगे हों, चार्ट चिपके हों, बढ़िया बढ़िया चित्र बने हों, कविताएं लिखी हों, रंगों से समृद्ध हों, प्रिंट हों पूरा स्कूल, तो वो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि कक्षा में रंग बिरंगे चार्ट पोस्टर बच्चों के काम को प्रदर्शित करते हों। एक बच्चों का एक कोना बनाया जाता है, हर कक्षा में एक कोना बनाया जाता है। उस कोने में बच्चे जो भी कलाकारी करते हैं, जो भी कोई चित्र बनाते हैं, तो उनमें उनको चिपकाने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे उसको देख देख करके बहुत खुश होते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगला प्रश्न है कि नोआम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। क्या अर्जित की जाती है भाषा, या जन्मजात होती है, या सीखी नहीं जा सकती, या समाज से मिलती है। तो नोम चोम्स्की का ये मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था, उस सिद्धांत का जो इन्होंने नोआम चोम्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसका जो नाम था वो था LAD। ये सिद्धांत दिया था जिसमें ये बताया गया था कि बच्चा जो सीखता है, बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे में जन्म से ये लक्षण होता है कि वो कैसा सीखेगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, जिसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, का उद्देश्य क्या होता है। उपचारात्मक, जिस प्रकार से एक डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है वो बीमार का इलाज करता है। बीमार का जो बीमार व्यक्ति हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाता है। डॉक्टर के पास क्यों इलाज करवाने, क्योंकि वो बीमार है। इसी प्रकार से हर कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं जिन्हें बीमार बच्चे कहते हैं। बीमार मतलब स्वास्थ्य से बीमार नहीं होते, वो उनका स्वास्थ्य तो अच्छा खासा होता है, लेकिन वो पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। वो अपनी जो निर्धारित दक्षताएं हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता है,
उन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये निदानात्मक परीक्षण, जैसे एक निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण, ये एक परीक्षण करवाया जाता है और उस परीक्षण में यदि बच्चा सफल नहीं हो पाता है तो उसके लिए फिर रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसको अलग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है। तो इसमें से इसका उद्देश्य क्या होता है रिमीडियल टीचिंग का? तो देखें, यहाँ पे छात्रों को अंक देना ये बिल्कुल नहीं होता, छात्रों को अंक देना नहीं होता, छात्रों की भाषाई त्रुटियों और कठिनाइयों को दूर करना होता है। ये बिल्कुल सही है, 20 का राइट आंसर है, बाकी ये गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो होता है सी नंबर का, अर्थ समझकर बच्चा पढ़े, उसका अर्थ ग्रहण करे। जो भी पढ़े वो अर्थ ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ता पूरा जा रहा, उसने पूरा पाठ पढ़ लिया लेकिन कोई चीज समझी है नहीं है उसने, जब उससे पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता पा रहा, पढ़ फटाफट रहा है। तो अक्षरों की पहचान करना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चे ने अक्षर पहचान लिए लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा, उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा, शब्दों को पढ़ रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं जान रहा। तेज गति से पढ़ना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, रटकर पढ़ लेना ये भी महत्वपूर्ण। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शब्दों को और वाक्यों को रट लेते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते, वो मतलब नहीं जानते, तो ऐसा पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है। उस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो भी बच्चा पढ़े, चाहे भले ही कम पढ़े, वो बच्चा कम पढ़े लेकिन अर्थ को समझकर ही पढ़े, अर्थ ग्रहण करे, तभी वो पढ़ाना सफल होगा। अगला है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी, तो देखें यहाँ पे संवाद अदायगी, ये तो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा इसका। संवाद अदायगी यानी कि बच्चे जब एक दूसरे से संवाद करके सीखते हैं तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। अपने अनुभवों का वर्णन करना ये भी सही है, ये भी ज्यादा प्रभावी है। बातचीत करना ये भी मौखिक भाषाई अभिव्यक्ति करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जबकि जो कम सफल है, कम महत्वपूर्ण है, वो है व्याकरण आधारित संरचना करना। इसलिए 20 का राइट आंसर है। ये बिल्कुल प्रभावी नहीं होता, ज्यादा प्रभावी नहीं होता, जबकि ये तीनों बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि भाषा का पोर्टफोलियो क्या हो सकता है? भाषा का पोर्टफोलियो, पहले तो पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चों का रिकॉर्ड रखने को पोर्टफोलियो बनाना कहते हैं। परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखना नहीं, ये नहीं होता कि परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रख लिया तो वो पोर्टफोलियो हुआ, नहीं। प्रपत्रों और बच्चों के कार्यों को संगठित संग्रह करने को पोर्टफोलियो बनाना कहते हैं। शिक्षक की डायरी भी ये पोर्टफोलियो नहीं है, उपस्थिति रजिस्टर भी पोर्टफोलियो के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना है? नहीं, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना इनका उद्देश्य नहीं है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को रटाना तो बिल्कुल नहीं है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये बिल्कुल सही उद्देश्य है। व्याकरण के सभी नियमों को याद कराना ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या कहलाएगा? क्या बोझ बढ़ाता है? क्या बच्चों में भ्रम पैदा करता है? या बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार होता है? यह शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या हो जाता है। देखिए, शिक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं है, शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या नहीं है, ये गलत है। बच्चों में भ्रम पैदा करेगा, ये भी गलत है। अधिक भाषाओं के बच्चे पढ़ते हैं, बोझ बढ़ाता है, ये भी गलत है। लेकिन सही ये है कि बहुभाषी जो बच्चे होते हैं, बहुभाषिकता से परिपूर्ण होते हैं, तो वे बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार प्रसार होता है।
अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करवाए जाते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को अभिनय सिखाना? नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना? ये भी नहीं होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों के अवसर को प्रदान करवाना, जहां भी समस्या मतलब समझ में आ जाए कि ऑप्शन में बच्चों को अवसर प्रदान करना, बच्चों से ये करवाना, बच्चों के लिए आदान प्रदान करना, बच्चों की बात विवाद करना, वहां पर वो प्रश्न हमेशा सही होता है, सकारात्मक होता है। समय बताना ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो त्रुटियां, देखिए त्रुटियों से ही सीखते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। यदि गलतियां नहीं होंगी तो वो सीख नहीं पाएगा, गलतियों से ही सीखते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन कि त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं? जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बाकी त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए, ये गलत है। त्रुटियां बच्चों की अक्षमता दर्शाती हैं, ये भी गलत है। भाषा कक्षा में त्रुटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि त्रुटियां नहीं होंगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चा क्या, बड़े भी नहीं सीख पाएंगे जब तक गलतियां नहीं होंगी। तो गलतियां होना बहुत जरूरी है, उनका सम्मान करना चाहिए। गलतियों को एकदम से बच्चे के ऊपर थोप नहीं देना चाहिए, उन गलतियों से ही बच्चे का सुधार करना चाहिए, क्योंकि गलतियां ही सीखने सिखाने का अभिन्न अंग होती हैं। अगला है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सम्मिलित रूप से बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए, या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और दृश्य श्रव्य सामग्रियां क्या होती हैं? देखिए बेसिक स्कूलों में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य के अंतर्गत आते हैं जो देखने में, दृश्य और श्रव्य। दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की जो सामग्री होती हैं, एक होती हैं दृश्य सामग्रियां, तो दृश्य में होती हैं जो सिर्फ देखी जाती हैं, एक होती हैं श्रव्य सामग्रियां, श्रव्य होती हैं, और श्रव्य में जो सिर्फ सुनी जाती हों, और एक होती हैं दृश्य और श्रव्य दोनों, दृश्य श्रव्य सामग्रियां। ये कौन कौन सी होती हैं? देखिए दृश्य में होती हैं जो सिर्फ देखी जा सके, जिनमें पुस्तकें होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, इसके बाद ब्लैक बोर्ड के बाद और चित्र हो गए, पोस्टर हो गए, ये सभी दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। खिलौने जो थोड़े थोड़े मॉडल होते हैं, वो सभी दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य में क्या होता है? श्रव्य में जैसे कि आपने रेडियो सुनवा दिया, रेडियो सुनवाना, ये श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है एक दृश्य श्रव्य दोनों चीजें होती हैं, वो उसमें आ जाता है आपका टीवी, टेलीविजन, या आजकल स्कूलों में पैनल भी लगाए जा चुके हैं, जो आईसीटी लैबें तैयार करवाई गई हैं बेसिक के स्कूलों में, उनमें कई जगह पैनल लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी स्मार्ट टीवियां लगाई गई हैं, तो वो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन भी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। और जो केवल देखी जा सकें वो दृश्य चीज़ें होती हैं, जो केवल सुनी जा सकें वो श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं। और दृश्य श्रव्य में दोनों चीजें होती हैं। मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप आजकल टैबलेट भी विद्यालयों में प्रदान किए गए हैं, उन टैबलेटों में बच्चों को तरह तरह की सामग्रियां दिखा करके उनको सीखने में मदद करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना। ये समावेशी भाषा शिक्षक को ये करना चाहिए कि विविध प्रकार की दृश्य सामग्रियों का उपयोग उसमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या व्याकरण सिखाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कहानी याद करवाना होता है? नहीं होता। परीक्षा की तैयारी करवाना होता है? नहीं होता है। क्या होता है फिर? कि बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का पोषण करना होता है। कल्पना शक्ति मतलब बच्चा कितना सोच सकता है, कितनी
गहन चिंतन कर सकता है। और सृजनात्मक क्षमता होता है रचना करना। बच्चा अपने आप से कितनी रचना कर सकता है, कितना कार्य अपने आप से कर सकता है, उसकी सोच के बाद जो चीज वो सोचता है उसको कलमबद्ध कर पा रहा है, उसकी रचना कर पा रहा है, उसका सृजन कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा स्वयं में एक क्या जटिल चुनौती है? नहीं, भाषा स्वयं में जटिल चुनौती नहीं है। फिर भाषा क्या है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 17वां, और 17वां प्रश्न ये कहता है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक होता है? भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिपोर्ट कार्ड रखना, यानी कि उसकी रिकॉर्ड रखना, क्या कौन सा सर्वाधिक सहायक है? कौन सा इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो इसमें जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हर बच्चे का बनता है और उस पोर्टफोलियो में उस बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है। जबकि शिक्षक डायरी ये शिक्षक के लिए ही होती है, उसमें शिक्षक का रिकॉर्ड पूरा होता है कि आज शिक्षक ने आज के दिन में क्या क्या गतिविधियां कराई, कौन कक्षा में क्या पढ़ाया, क्या लिखा, वो शिक्षक डायरी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के नियम रटाए जाते हैं, या फिर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो 71वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में जो लक्ष्य भाषा होती है, लक्ष्य भाषा को उसी भाषा में सिखाया जाता है, उसी भाषा में सिखाया जाता है, और जबकि उसको मातृभाषा जो उसकी होती है वो पूर्णतः वर्जित होती है। इस प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ये वर्जित होती है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कक्षा में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो बहुभाषिकता सभी बच्चों को कई भाषाएं सिखाना? नहीं, ये नहीं होता कि सभी बच्चों को एक साथ बहुत सारी भाषाएं सिखा दो, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है। शिक्षक द्वारा कई भाषाओं का प्रयोग, ये भी नहीं है कि शिक्षक द्वारा बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाए। फिर क्या है? फिर है कि बच्चों की मातृभाषाओं का कक्षा में सम्मान और प्रयोग कराना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी बच्चे से कोई बात हम पूछें, कोई क्वेश्चन करें, प्रश्न कक्षा में करते हैं, तो एक बच्चा मान लो वो महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र के बच्चे से यदि हमने कोई प्रश्न पूछा और वो जवाब अपनी मातृभाषा यानी कि महाराष्ट्री में दे रहा है, मराठी भाषा में उत्तर दे रहा है, तो उसको डांटना नहीं चाहिए कि अरे ये क्या बता रहे हो, ये मत बताओ, हमारी भाषा में बताओ। ये नहीं है, वो महाराष्ट्र की यानी कि मराठी भाषा में बात कर रहा है, तो उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसको प्रयोग करने देना चाहिए। ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? बच्चों में कुछ विकार होते हैं, कुछ पठन से संबंधित विकार होते हैं, कुछ गणितीय विकार होते हैं, कुछ देखने संबंधी विकार होते हैं। तो इनके सबके डिसऑर्डर दिए गए हैं, कुछ विकार दिए गए हैं जिनके नाम हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, ये पठन से संबंधित विकार होता है। बच्चे को अगर पढ़ने में कोई कठिनाई होती है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो डिसलेक्सिया से संबंधित विकार होता है उस बच्चे में। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाल साहित्य क्या होता है? तो बाल साहित्य होता है कि भाषा की विभिन्न छटाएं और रंगतें प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसमें मातृभाषा आधारित जो बहुभाषिकता है वो है ऑप्शन ए में कि मातृभाषा में सीखना शुरू करना और बाद में अन्य भाषाएं जोड़ना, ये
बहुभाषिकता यही कहलाती है जो मातृभाषा पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चा जब शुरू में आता है तो अपनी सिर्फ मातृभाषा ही जानता है और उसी मातृभाषा के सहारे वो अन्य भाषाओं को जोड़ करके सीखना शुरू करता है। अगला प्रश्न है कि रचनात्मकता आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या छात्रों को पास या फेल करना होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। छात्रों को फेल या पास करने से मतलब नहीं होता है। साल के अंत में परीक्षा लेना ये भी नहीं होता। छात्रों की आपस में तुलना करना नहीं होता है। समझ गए होगे, बी बचता है तो बी ही होगा। क्यों? क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना होता है रचनात्मक आकलन का। अगला है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है? आगमन विधि की क्या विशेषता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है कि पहले उदाहरण देना आगमन विधि में और बाद में नियम बताना, ये आगमन विधि का एक होता है। तो विशिष्ट जो होता है इसका जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है उदाहरण से नियम की ओर। इसका क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, नियम की ओर, ये इसका शिक्षण सूत्र होता है, उदाहरण से नियम की ओर। इसी प्रकार होता है एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चा जो जानता है उससे शुरुआत करें, फिर उसको धीरे धीरे अज्ञात की तरफ ले जाएं। फिर होता है सरल से कठिन की ओर। और सरल से कठिन की ओर में क्या होता है कि पहले बच्चे को सरल सरल चीजें सिखाओ, उसके बाद उसको धीरे धीरे कठिन की ओर। पता चले पहली बार में या आपने एकदम से कठिन प्रश्न दे पूछा और बच्चा आ नहीं रहा, वो नर्वस हो जाएगा, फिर आपसे वो कटने लगेगा। यदि जो बच्चा जानता है यानी कि ज्ञात है, जो उसको पहले ज्ञात पूछो, जो वो जानता है वो पूछो, फिर उसके बाद जो नहीं जानता है उसको धीरे धीरे उसमें ढालो। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है भाषा की कक्षा में? तो इसमें जरूरी है कि भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ये जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। अरे पूर्ण ज्ञाता तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूर्ण ज्ञाता हो, क्योंकि हमारा जहाँ तक मानना है कि सर्वज्ञ बहुत कम लोग हैं। अगर हैं तो वो ईश्वर प्रदत्त हैं। वैसे हमारी नज़र में तो अभी तक कोई सर्वज्ञ हो नहीं पाया किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी में तो कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। तो भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता होना ये जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? फिर ये जरूरी है कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष बल दे। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे बच्चा है, बच्चा जैसा उच्चारण करेगा वो धीरे धीरे सीखेगा। जरूरी थोड़ी कि जैसा आज आपने कहा कि ऐसा बोलो वैसा ही वो बोल देगा, नहीं होगा। इसके बाद है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि बच्चे की भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, टीचर की भाषा ही प्रभावी हो। जो बच्चों के समझ में आने वाली भाषा हो वही भाषा प्रभावी होती है और उसी भाषा की जरूरत होती है कक्षा में। अगला प्रश्न है, अगला है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि बड़े परिवार के में बच्चों का बोलना जल्दी विकसित होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े परिवार का बच्चा है तो वो जल्दी बोलना सीख जाएगा, या निर्धन परिवार के बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कोई भी बच्चा जल्दी सीख सकता है, बशर्ते बच्चे को कहने सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना आसानी से सीख जाते हैं। उन्हें बोलने के अवसर प्रदान करवाना चाहिए, तभी बच्चा जल्दी सीखता है। और बच्चे सुनकर बोलना सीखते हैं, ये भी जहाँ कहीं तक सही है, लेकिन इतना सही नहीं है। बच्चे के अवसर दो तो वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ होता है? प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर क्या कहलाता है? प्राथमिक स्तर कहलाता है कक्षा 1 से 8 तक। इनको बेसिक शिक्षा बोलते हैं, इनको बेसिक शिक्षा बोलते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 और कक्षा 1 से लेकर के 5 तक बोलते हैं प्राथमिक,
प्राथमिक कक्षाएं इनको बोलते हैं, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक कक्षाएं। और कक्षा 6 से जो 8 तक होती हैं उनको बोलते हैं उच्च प्राथमिक। ये उच्च प्राथमिक कक्षाएं इनको बोलते हैं। तो इन सबको मिलाकर के ये 1 से लेकर के 8 तक को बेसिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए अगला प्रश्न को जाने से पहले इसको देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ होता है। क्या वर्णमाला सिखाना होता है इसका अर्थ? नहीं, वर्णमाला सिखाना इसका सिर्फ अर्थ नहीं होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा का प्रभावी प्रयोग करना एक प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है वो यही होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। और साहित्य और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक शैक्षिक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो यही शैक्षिक अर्थ इसका सही है। बाकी ये तीनों इतने प्रभावशाली नहीं हैं। अगला है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? क्या बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना ये मानते हैं? नहीं, ये नहीं मानते हैं। तो फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, हाँ ये सही है। ये एक चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। कभी कभी ये समझ नहीं आता है शिक्षक को कि वो क्या करे, ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करे, ऐसी कौन सी योजना बनाए कि जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक भाषा शिक्षक के रूप में एक बहुभाषी कक्षा में। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्यों है भाषा शिक्षण में खेल का महत्व? क्या खेल में आनंद आता है? ये तो हो नहीं सकता। खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, यह शिक्षक का एक काम आसान करता है, ये भी नहीं होगा। अब दो बचते हैं। खेल में शारीरिक विकास होता है, ये बात तो सही है कि खेल में शारीरिक विकास इसमें होता है। फिर खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो जब भाषा शिक्षण है तो खेल तो है, सही है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सही होना चाहिए खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है, यह विचार किससे संबंधित है? भाषा विचार को निर्धारित करती है, ये विचार किससे संबंधित है? क्या ये विचार पियाजे का था? क्या ये वाइगोत्स्की का था? ये वॉर्फ का था? या ये स्किनर का था? तो ये विचार जो था वो वॉर्फ का था। वॉर्फ का ये विचार था कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना? नहीं, कंठस्थ याद कराना, रटाना, ये सभी बेसिक में अब नहीं है। ये किसी जमाने में चलता था रटंत विद्या, लेकिन अब नहीं चलती। रटंत विद्या पर पूर्णतः रोक लगाई गई है कि बच्चे को रटवाना नहीं है, कोई चीज समझाना है, उसको अर्थ समझाना है, उसको समझ में आना चाहिए, रटना उसको नहीं है। फिर बी ऑप्शन क्या कहता है कि बी ऑप्शन कहता है कि हिंदी भाषा की बारीकी और नियमबद्ध प्रकृति को समझना, ये बिल्कुल सही है। ये उद्देश्य महत्वपूर्ण है। केवल हिंदी की साहित्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सही नहीं है। हिंदी में अच्छे अंक लाना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या काम है? क्या एकमात्र साधन है, या साध्य है, या साधन है, या अनावश्यक है? भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या है? तो वो एक साधन है, एकमात्र साधन नहीं है, एक साधन है।
अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में चित्र दिखाकर बच्चों से कहानी बनवा रही है। एक चित्र दिखाया बच्ची ने, शिक्षिका ने 2-3 चित्र दिखाए, ऐसे चित्र दिखाए और उन चित्रों में जैसे मान लो उसमें कुछ लिखा नहीं है, केवल चित्र है। और चित्र में है एक नदी बनी हुई है, नदी के ऊपर एक कुत्ता जा रहा है, उसके नीचे रोटी है, फिर इधर कुत्ता बना हुआ है, कुत्ते ने भौंक दिया, रोटी आधी दिख रही है, फिर नदी है नीचे, उसकी परछाई दिख रही है, उस परछाई में फिर वो रोटी भी चली गई, कुत्ता वापस लौट गया। तो ये चित्र दिखाए, तो इस चित्र से बच्चा क्या कर रहा है, कहानी बना रहा है। तो इसमें वो क्या कर रही है, क्या बच्चों की सृजनात्मकता का विकास कर रही है, या समय काट रही है, या बच्चों को चित्रकारी सिखा रही है, या चित्र पहचानने का अभ्यास करा रही है? तीनों गलत हैं। वह बच्चों की सृजनात्मकता का विकास कर रही है कि बच्चा कितना सृजन कर सकता है, कितना दिमाग में कल्पना करके अपनी उसको कहानी लिख सकता है, रचना कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या करती है? भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या करती है? तो भाषा पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है? नहीं, आकलन की प्रक्रिया पाठ में के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से नहीं होती, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, क्योंकि आकलन एक सतत प्रक्रिया है। ये सतत प्रक्रिया कही जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज करवा ली कल बंद हो गई, या पाठ पढ़ा दिया उसके बाद ये आकलन कर लिया। नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। ये पढ़ाने के दौरान, सीखने सिखाने के दौरान भी हमेशा चलती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं गई। यह उदाहरण किसका है? वो विद्यालय नहीं गई लेकिन गुजराती खूब बोल लेती है और बहुत अच्छे से समझ भी लेती है। तो ये इनमें से कौन सा है? क्या भाषा अधिगम का है? नहीं, भाषा अधिगम तो प्रयास से होती है, यानी कि वो भाषा अधिगम, भाषा सीखना होता है। भाषा अर्जन का उदाहरण है ये एक जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन स्वाभाविक और जन्मजात होती है। ये बच्चा तो सीख ही लेता है, चाहे वो विद्यालय जाए या ना जाए। लेकिन भाषा अधिगम ये शिक्षण के दौरान ही वो सीख पाएगा। इसलिए जो वो स्कूल कभी गई नहीं है लेकिन गुजराती बोल भी लेती, क्योंकि उसके घर में गुजराती बोली जाती है, वो जन्मजात है उसके यहाँ। जैसे ही जन्म लिया उसने, वो उसमें समझने लगी, उसको पढ़ने, उसको बोलने लगी, क्योंकि घर वाले सभी बोल रहे हैं, आसपास का वातावरण उसका वही है। तो भाषा अर्जन का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लिखना एक क्या है? बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक तरह की बातचीत संप्रेषण है, केवल यांत्रिक कौशल है, या नीरस गतिविधि है? क्या है लिखना? तो लिखना एक तरह की बातचीत यानी कि संप्रेषण है। लिखना एक तरह का संप्रेषण है, और संप्रेषण होता है आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। तो वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है लिखकर, दूसरा होता है बोलकर, और तीसरा होता है संकेतों के द्वारा, यानी कि अपने विचारों को हम दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इन 3 क्रियाओं से पहुंचाते हैं, या तो लिखकर पहुंचाएंगे, या बोलकर पहुंचाएंगे, या फिर उसको संकेत के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जो लिखकर पहुंचाई जाती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है, लिखना। अगला है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप सस्वर पठन पर सबसे अधिक बल देंगे? क्या जीवनी विधा पर सस्वर करवाएंगे? नहीं, जीवनी विधा पर हम आदर्श वाचन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? आदर्श वाचन करवाएंगे जीवनी विधा पर। फिर काय पे करवाएंगे? निबंध पे करवाएंगे सस्वर वाचन? नहीं, निबंध पे भी नहीं करवाएंगे सस्वर वाचन। फिर काय पे करवाएंगे? एकांकी पे करवाएंगे या यात्रा वृत्तांत पे करवाएंगे? इस पे हम एकांकी पे करवाएंगे सस्वर वाचन,
क्योंकि एकांकी भी कभी कभी बीच में पद्यात्मक रचनाएं होती हैं। तो सस्वर जो पठन होगा, सस्वर पठन एकांकी में होगा, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, डायलॉग होते हैं, कभी गीत भी आ जाते हैं बीच में। तो गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों प्रकार की रचनाएं होती हैं एकांकी में, जबकि जीवनी, निबंध और ये यात्रा वृत्तांत ये सभी गद्यात्मक ही होती हैं। अगला है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। तो भाषा का प्राथमिक रूप यानी कि प्रारंभिक रूप क्या होता है भाषा का? क्या लिखित होता है, मौखिक होता है, व्याकरणिक होता है, सांकेतिक होता है? नहीं, मौखिक होता है। भाषा का पहला रूप जो होता है, प्राथमिक रूप होता है, वो मौखिक रूप ही होता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पठन क्षमता का आकलन, ध्यान देना है, लेखन क्षमता का नहीं है, पठन क्षमता का, पढ़ने से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण सामग्री जो होती है पठन से संबंधित वो कौन सी होती है? तो वो क्या पाठ्य पुस्तक होती है? पाठ्य पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं में पठन क्षमता का आकलन करने के लिए बच्चों के लिए छोटी छोटी पुस्तकें आजकल सभी सरकारी स्कूलों में, खासतौर से यूपी तो सरकारी स्कूल में, सभी कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है सरकारी जिसमें एक पुस्तकालय ना हो, और उसमें बहुत सारी बच्चों के लिए तरह तरह की बहुत अच्छी अच्छी किताबें रखी गई हैं, जिनको बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। तो ये बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया, और डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित अक्षमता जिन बच्चों में होती है वो डिस्ग्राफिया का शिकार होते हैं, डिस्ग्राफिया का विकार होता है उन बच्चों में। तो यह लिखने यानी कि हस्तलेखन, जो हस्तलेखन होता है, हाथ से लिखने की, उसमें गलतियां करते हैं बच्चे, उल्टा सीधा लिखते हैं, लिख नहीं पाते हैं। कभी जैसे बच्चा जैसे 7 ऐसे बनते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 7 ऐसा बना देंगे। 5 अगर देखा हमने तो 5 कैसा बनाते हैं हम लोग? ऐसा 5 बनाते हैं, और वो बच्चे कैसा 5 बना देंगे? ऐसा बना देंगे। तो ये डिस्ग्राफिया से संबंधित विकार होता है उन बच्चों में। और जैसे 4 हम लोग ऐसे बना देते हैं, तो कुछ बच्चे 4 पता कैसा बनाएंगे? 4 बनाएंगे वो ऐसा करने के बाद ऐसा करके ऐसा बना देते हैं, यानी कि डिस्ग्राफिया के वो शिकार हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चों की लिखने की अक्षमता होती है उनमें। अगला है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य माना जाएगा? तो इसमें जो कथन सत्य होगा इस प्रश्न का वो होगा सी नंबर का, कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जबकि बच्चे विद्यालय आकारी भाषा सीखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से इसी भाषा सीखते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। दोनों प्रश्न सही है, बस थोड़ा सा क्रम बदल गया है, इनका छपने में मिस्टेक हो गई है। ये दोनों प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र, जब आप प्रश्न क्वेश्चन पेपर का निर्माण करते हैं तो आप उस किस प्रश्न को इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? क्या संज्ञा की परिभाषा लिखिए, ये एक प्रश्न है, क्या इस प्रश्न को आप महत्वपूर्ण मानेंगे? या सर्वनाम के भेद बताइए, इस प्रश्न को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? या फिर अपने अनुभव के आधार पर किसी त्योहार का वर्णन कीजिए, बिल्कुल सही है। बच्चों की रचनात्मक कौशलता को ध्यान में रखते हैं, जो रचनात्मकता होती है बच्चे की, एक रचनात्मकता शब्द होता है, रचनात्मकता कौशल जो उन बच्चों में होता है, उनको वो कितने अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, उसके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। जैसे बच्चा अपने विचारों में, अपने शब्दों में वर्णन करने वाले प्रश्नों को रचनात्मकता वाले प्रश्न बोलते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। लेखक का नाम नहीं, क्योंकि ये तो रटे रटाए होते हैं, ये एकदम
अंत वाले उत्तर होते हैं, इनके बाद कुछ होता ही नहीं। जैसे लेखक का नाम बताइए, अब लेखक का तो एक नाम है, जैसे प्रेमचंद हो गए, अब प्रेमचंद के बाद क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रेमचंद लिख दिया, इसके लेखक का नाम बताइए, प्रेमचंद हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं इस प्रकार के। ये वर्णन कीजिए, इनमें कोई अंत नहीं होता, बच्चा कितना भी बढ़ा चढ़ा करके इसको कितना भी देर तक लिख सकता है, कितनी भी इसकी रचना कर सकता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको टीएलएम बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, टीएलएम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, टीएलएम करके देखता है। टीएलएम एक प्रकार के सामग्रियां होती हैं जो टीचर स्वयं निर्माण करता है। जैसे कोई चीज उसको सिखानी है तो उसका वो टीएलएम बना के ले जाएगा कक्षा में, जब ले जाएगा तो बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं उस चीज को देखने के लिए और बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो टीएलएम क्या कक्षा को सजाने के लिए होते हैं? शिक्षक का कार्य आसान करते हैं? नहीं। अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त रूप देना और स्पष्ट करना, ये उद्देश्य बिल्कुल सही है कि अमूर्त, जैसे कोई चीज है, अब बच्चे ने, जैसे आपने कह दिया कि पृथ्वी ऐसी होती है, पृथ्वी एक गोल ऐसी होती है, ये भारत का, ये यहाँ भारत हो गया, ये सब पूरा हो गया, ये पूरे ये पानी भरा हुआ, तो उसको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। और वहीं पे यदि आप पृथ्वी का एक मॉडल लेके उसको दिखा देंगे, मॉडल दिखा देंगे, तो पृथ्वी की संकल्पना कर लेगा, विचार कर लेगा, अपने उसमें इमेज बना लेगा। तो अमूर्त, ये तो हो गया अमूर्त, जैसे पृथ्वी के बारे में आपने बता दिया, कुछ उसको चित्र नहीं दिखाया, कोई मॉडल नहीं दिखाया, केवल बता दिया पृथ्वी गोल होती है, उसमें इतने क्षेत्र में पानी भरा होता है, इतने देश यहाँ ऐसे देश होते हैं, तो वो इतना नहीं समझेगा, क्योंकि वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, उस समय अमूर्त संकल्पना है उसके अंदर, वो देख नहीं पा रहा। और मूर्त क्या होता है? मूर्त होता है यदि आपने मॉडल उसको दिखा दिया तो मूर्त के अंतर्गत आएगा, वो उसको दिख रहा है तो देख के तुरंत वो संकल्पना बना लेगा, तुरंत वो इमेज बना लेगा कि हाँ, पृथ्वी एक ऐसी संरचना होती है पृथ्वी की। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा की कक्षा में जो कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त खाली स्थान को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बच्चे क्या लेकर आते हैं? क्या बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चा जब घर परिवार से कि अपने परिवेश से जो भी प्राप्त करता है वो क्या प्राप्त करता है? भाषा के अनुभव प्राप्त करता है, वो लेकर के ही विद्यालय आता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और सीटेट परीक्षा आप अवश्य ही पास कर लेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? क्या भाषा की जटिलता है? भाषा की जटिलता नहीं है, भाषा का परिवेश है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर जो है वो परिवेश का अंतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।